हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि ये पॉलिटी की सीरीज है और इसमें हम ऑलरेडी 3 लेक्चर्स को देख चुके हैं, जिनमें हमने जो हमारा संविधान है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझा और संविधान सभा का निर्माण कैसे होता है, कैसे उसका विचार आता है, उस सब के बारे में समझा। और आज हम समझने वाले हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में और संविधान का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था उसके बारे में समझने वाले हैं। तो संविधान का जो डिजाइन था उसको देख लेंगे, उसको किस किस ने डिजाइन किया था, कौन कौन लोगों का योगदान रहा था और उसमें किस प्रकार से किसने लिखा उसको और किसने उसको अलंकृत किया। तो ये सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं वीडियो को। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है संविधान का डिजाइन। कुल मिला के इसे डिजाइन किसने किया था और इसके डिजाइन करने में ही क्या है, उसके बाद हम इसमें अनुसूचियों को समझने वाले हैं कि हमारे संविधान में पहले कितनी अनुसूचियां थी, जो स्ट्रक्चर कैसा है वो भी समझने वाले हैं। संविधान का डिजाइन, ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें अगर हम बात करें कि संविधान का जो पेंट था, पहले क्या था, इस तरह की जो प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी, प्रिंटिंग प्रेस होती थी लेकिन जो संविधान था वो हमारा प्रिंट करा हुआ नहीं था, उसको लिखा गया था, उस पर पेंट किया गया था हाथ से। तो वो हाथ से अलंकृत था। तो उसमें किसने किया था, तो जो पेंटर थे वो नंदलाल बोस और राम मनोहर सिंह थे। ठीक है, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिंह थे। ये राम मनोहर सिंह जो थे ये जबलपुर से संबंधित थे। ये फैक्ट आप याद रखेंगे, आगे किसी एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए, क्योंकि संविधान में क्या है, जो पारंपरिक क्वेश्चन है वो कई बार पूछे जा चुके हैं, तो संभावना ये रहती है कि वो आपसे कोई नया क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। हमें सब चीजों को लेके चलना चाहिए, जिससे ये पता नहीं रहता है एग्जाम में क्या आने वाला है। आगे बात करते हैं संविधान के ये लेखक, ये पूछे भी गए हैं और इंपॉर्टेंट हैं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और आपको ज्यादातर जगह इनका ये उपनाम रायजादा मिलेगा। ठीक है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे, इन्होंने संविधान का लेखन किया था, मतलब इसे लिखा था। तो ये पूछा जा सकता है संविधान किसके द्वारा लिखा गया, तो आप बताएंगे या तो रायजादा वहां पे केवल वर्ड दे रखा होगा या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और ये इंग्लिश में लिखा गया था। पहली बार जो हमारा संविधान लिखा गया था वो फुल्ली क्या इंग्लिश में लिखा गया था, उसका बाद में अनुवाद हिंदी में हुआ था। इसके बाद अगली जो बात है, ये पब्लिश कहाँ हुआ था, ये इंपॉर्टेंट बात है। देहरादून में इसे पब्लिश किया गया था। आप वैसे अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कभी, तो आप इसका जो कॉमन सेंस लगाएंगे, हो सकता है आप दिल्ली लगा दें, क्योंकि उस समय हमारा जो विधानसभा है, विधान परिषद जो भी था, सब कुछ दिल्ली के आसपास। आप ऐसा आपके दिमाग में जो माइंड सेट है वो उस हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन इसको जो पब्लिश किया गया था वो कहाँ है, देहरादून में पब्लिश किया गया था, याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है ये। उसके बाद हिंदी अनुवाद किसने किया था, पहला जो हमारा पहला इसका जो संस्करण था वो क्या इंग्लिश में लिखा गया था, और इसका जो हिंदी में अनुवाद करा गया वो बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया था। इसको भी हमें याद रखना है। आगे संविधान की मुहर, जो संविधान पे मुहर लगी थी वो क्या हाथी थी। ठीक है, संविधान की जो मुहर थी वो कैसी थी, हाथी की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मुख्य प्रारूपकार कौन थे संविधान के, तो मुख्य प्रारूपकार की बात करें तो ये M.A. आयंगर, M.A. आयंगर। अगर प्रारूपकार की बात करें तो मुख्य प्रारूपकार थे M.A. आयंगर। उसके बाद जिन्ना और गांधी कभी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपसे पूछा जाए, दो संविधान सभा के कोई सदस्य रख दिए जाएं, 3, और इनमें से एक कोई नाम रख दिया जाए, तो डेफिनेटली अगर आपको नहीं पता है तो आप ये आंसर तो नहीं लगाएंगे, एक तो गांधी जी और जिन्ना, लेकिन वास्तविकता में ये लोग संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, ये हमें याद रखना है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारत की आत्मा कहा है। जो ग्रेनविल ऑस्टिन है उन्होंने कहा है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भारत की आत्मा है। आत्मा का मतलब क्या हुआ, क्योंकि आप जानते हैं नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं,
ये राज्य की जिम्मेदारी होती है किसी भी नागरिक के प्रति। वहां के जो नागरिक होते हैं, वहां की जो जनता होती है, उसके प्रति राज्य के क्या कर्तव्य हैं, राज्य की क्या जिम्मेदारी है, उसको हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। और ये क्या हो जाते हैं, भारत की आत्मा। भारत की आत्मा इसलिए हो जाते हैं क्योंकि भारत की आत्मा क्या है, भारत की जनता में निहित है। जनता अगर स्वस्थ होगी, अच्छी होगी, जनता कुशल होगी, तो वहां क्या होगा, वो देश या वो राष्ट्र भी क्या होगा, कुशल हो जाएगा। तो इसीलिए ये आत्मा कहा गया है किसको, नीति निर्देशक तत्वों को। आगे देख लेते हैं। उसके बाद भारतीय संविधान की विशेषताओं में बात करें अगर हम, तो हमें पढ़ना है इसको कुछ इस प्रकार से। अवलोकन को पढ़ लिया हमने, सामान्य जानकारी को अभी हम पढ़ेंगे कि अवलोकन जो संविधान है वो देखने से कैसा लगता है, उसमें क्या क्या है, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, और उसके बाद हम अनुसूचियों को डिटेल में पढ़ेंगे आज। उसके बाद अनुसूचियों को हमें पढ़ना है, और स्रोत और महत्वपूर्ण तथ्य, संविधान के जो स्रोत होंगे और उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, और उसी में हम प्रस्तावना को समझने वाले हैं। आज हम क्या समझेंगे, एक तो अवलोकन और सामान्य जो जानकारी होगी, और अनुसूचियों के बारे में समझने वाले हैं। आगे देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितने उसके भाग हैं, तो भागों की अगर बात करें तो प्रारंभ में कितने भाग होते हैं, 22 भाग थे। संविधान के प्रारंभ में 22 भाग थे, उसके बाद ये कितने हो जाते हैं, 25। वर्तमान समय में संविधान में कितने भाग हैं, 25। अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियां कितनी है संविधान में, प्रारंभ में 8 थी और अभी कितनी हो चुकी हैं, 12। ठीक है, तो 9, 10, 11, 12 अनुसूची को हमने बाद में जोड़ा है। उसके बाद अनुच्छेदों की अगर हम बात कर लेते हैं तो संख्या में अनुच्छेद 395 थे स्टार्टिंग में, जिनकी संख्या अगर उन्हें गिना जाए क्रम से तो उनको 450 प्लस अनुच्छेद अभी हमारे संविधान में है वर्तमान में। लेकिन ये जो नंबर है 395, अगर हम देखें कि संविधान में अनुच्छेदों का नंबर कितना मिलता है तो वो 395 तक ही मिलेंगे। और जो हमने संविधान में किसी संशोधन के द्वारा कोई अनुच्छेद अगर जोड़ा है तो उसको हमने किसी नंबर में ए बी सी या का खा गा करके जोड़ दिया है। तो कुल मिला के जो नंबर रहा वो 395 ही है। और जैसे 395 में हमें 4 और अनुच्छेद जोड़ने हैं तो 395 ए बी सी डी ऐसे करके हमने उनको जोड़ा है। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ लेते हैं संविधान के संशोधन। तो संशोधन तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे वैसे तो हम संविधान संशोधन को डिटेल में समझेंगे, संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया होती है वो सारी चीजें समझेंगे। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है बेसिक संविधान संशोधन जो भी रिसेंटली हुए हैं, कहीं पूछे जा सकते हैं, उनको अभी हम डिस्कस कर लेंगे, जिससे एक बार ये बाद में फिर से आप डिस्कस हो जाएंगे। तो 100वां संविधान संशोधन काफी महत्वपूर्ण है और जब ये चर्चा का विषय था और अभी तक ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है एग्जाम में। 100वां संविधान संशोधन आप जानते हैं, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता 2015। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या है, 3 बीघा कॉरिडोर बोला जाता है कि वो जमीन हमने दे दी थी। उसके बाद 101वां संविधान संशोधन 2016 में होता है और इससे क्या, जीएसटी 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हो जाती है। ये भी हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। उसके बाद 102वां संविधान संशोधन 2018 में होता है और इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, और इसमें एक आर्टिकल भी जोड़ा गया, कौन सा, 338 बी 338 वी। तो ये आर्टिकल जोड़ा गया किसमें, 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। उसके बाद हम अगला समझ लेते हैं 103वां संविधान संशोधन, और इसमें 2018 में ये भी हुआ था, इसमें आर्थिक आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें आर्थिक आरक्षण की बात की गई 103 में। 2 संविधान संशोधन और हुए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। 104वां संविधान संशोधन, इसमें एंग्लो इंडियंस जो होते हैं, जो आंग्ल भारतीय जिन्हें हम बोलते हैं, तो उनके पास लोकसभा और राज्यसभा में जो पहले आरक्षित सीटें हुआ करती थी, जिन्हें मनोनीत करते थे,
तो वो अब जो सीटें हैं उनका रिजर्वेशन हटा दिया गया है, एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन हटा दिया गया है 104वें संविधान संशोधन से। उसके बाद नेक्स्ट है 105वां संविधान संशोधन। इससे एसटी, एससी और एसटी वर्गों की पहचान राज्य खुद कर सकेंगे। अब राज्यों को ये शक्ति दी गई है कि अपने राज्य में एससी और एसटी क्षेत्रों की पहचान कौन करेगा, तो वो राज्य खुद कर सकता है। तो ये शक्ति दे दी गई है राज्य को। ये इससे संबंधित है 105वां संविधान संशोधन। ये रिसेंटली जो कुछ संविधान संशोधन हुए थे उनको हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे, संविधान संशोधन जो हुए थे। आगे देख लेते हैं, अब हम अनुसूचियों पे आ जाते हैं। और अनुसूचियां, जैसा कि हमने समझ लिया कि अनुसूची हमारे संविधान में पहले 8 थी प्रारंभ में, और उनको अब बढ़कर वो कितनी हो गई हैं, तो 12 हो गई हैं। ठीक है, हमने 9, 10, 11, 12 को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा है। तो हम प्रथम अनुसूची की अगर बात कर लेते हैं, तो प्रथम अनुसूची में क्या कहा गया है, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दे रखे हैं। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, कितने राज्य होंगे, यहाँ पे ये हमें थोड़ा सा संशोधन करना है। ये 9 नहीं है, अभी 8। तो ये हमारे हो जाते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी वर्तमान में, और 28 राज्य हैं। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं हमारे भारत में। तो ये हमारा पहली अनुसूची में दे रखा है, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र, राज्यों के नाम तथा उनके क्षेत्र, क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये किस में दे रखा है, हमारा पहली अनुसूची में दे रखा है। अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि पहली अनुसूची में क्या है, तो राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र। इसके बाद हम दूसरी अनुसूची की बात कर लेते हैं। तो दूसरी अनुसूची में दे रखा है वेतन भत्ते। ठीक है, वेतन भत्ते का मतलब कर्मचारियों के वेतन भत्ते, विशिष्ट पदाधिकारियों के वेतन भत्ते इसमें दे रखे हैं, विशेषाधिकार। तो जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, कुछ विधान परिषद हो गई, राज्यसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गए। कुल मिला के जो हमारे भारत के संविधान में मुख्य पद हैं या जो मुख्य लोग होते हैं, तो उनके वेतन भत्तों के बारे में उनकी जो जानकारी है वो द्वितीय अनुसूची में दे रखी है। तो कुल मिला के पूछा यही जाता है कि क्या दे रखा है दूसरी अनुसूची में, तो पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, इसको हमें याद रखना है। और कौन कौन, अगर ये पूछा जाए कि दूसरी अनुसूची में किसका वेतन भत्ते नहीं दे रखे हैं, तो आप ध्यान रखेंगे ये लोग, ये इंपॉर्टेंट है। और इनसे अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि किसका वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची में नहीं दे रखे हैं, तो आप इनमें से देख के उन्हें बता सकते हैं। कौन, राष्ट्रपति हो गया या राज्यपाल हो गया, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो गया, विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो गया, कुछ विधान परिषद और राज्य सभा या उपाध्यक्ष हो गया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये सब इनके वेतन भत्तों के बारे में किसमें है, द्वितीय अनुसूची में। तृतीय अनुसूची की बात कर लेते हैं। अब जो हमारे मुख्य अभी पद थे उनके वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची में, और उनकी शपथ का प्रावधान जो है वो तीसरी अनुसूची में है। जो हमारे संवैधानिक पद हैं जिनका उल्लेख संविधान में है, तो एक तो संसद हो गया, और संसद के विधायक, संसद के कोई सदस्य हो गए, मंत्री केंद्रीय हो गए, राज्यों के मंत्री हो गए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, नोट, जो लोग संसदीय और विधायकी का चुनाव लड़ते हैं उनकी शपथ भी यहाँ दी गई है। तो जो सांसद बनते हैं या विधायक बनते हैं, तो उनकी शपथ का भी प्रावधान किसमें है, वो भी हमारा इसी में दे रखा है, किसमें, तृतीय अनुसूची में। ठीक है, तो ये याद रखना है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम चौथी अनुसूची पे आ जाते हैं। चौथी अनुसूची में क्या है, इसमें हमारी राज्यसभा की सीटें दे रखी हैं। तो ये राज्यसभा की, उसमें पांचवी अनुसूची की बात कर लेते हैं यहीं पे। तो पांचवी अनुसूची में कितनी है हमारी, पांचवी अनुसूची में एक तो अनुच्छेद 244 दे रखा है, और इसमें क्या दे रखा है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख।
तो जो 5वीं अनुसूची है उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के जो क्षेत्र होते हैं उनके बारे में उल्लेख दे रखा है 5वीं अनुसूची में। चौथी अनुसूची की बात करें तो उसमें राज्यसभा की सीटें, किस राज्य को कितनी राज्यसभा की सीटें दी गई हैं, उनकी कितनी सीटें हैं, इसका प्रावधान हमारा चौथी अनुसूची में है। आगे छठी अनुसूची की बात कर लेते हैं। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये चारों राज्य आपको याद रखते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं। एक कोई 5वां राज्य होगा जो आपको दे रखा होगा ऑप्शन में और पूछा जाएगा कि छठी अनुसूची में इनमें से कौन सा राज्य नहीं है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान 244 एवं 275 अनुच्छेद में है। एक तो ये अनुच्छेद भी इंपॉर्टेंट है, 244 और 275, और कौन सी अनुसूची, छठी अनुसूची में ये प्रावधान दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं 7वीं अनुसूची की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनने की संभावना होती है क्योंकि इसमें हमारी दे रखी हैं 3 सूचियां। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन क्यों है? क्योंकि इसमें दे रखा है कि कौन से विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, कौन से विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, और कौन से ऐसे विषय होंगे जिन पे दोनों सरकार कानून बना सकती है। तो कुल मिला के हमारी 3 सूचियां होती हैं, एक संघ सूची हो गई, राज्य सूची हो गई और समवर्ती सूची हो गई। ठीक है, तो केंद्र व राज्य संबंध ये कितने से कितने आर्टिकल में है? तो ये 245 से 263 आर्टिकल के बीच में दे रखा है हमारा केंद्र राज्य संबंध। ठीक, तो ये आर्टिकल हमें याद रखने हैं। उसके बाद 246 में संघ राज्य व समवर्ती सूची। ठीक है, 246 में क्या दे रखा है? संघ राज्य व समवर्ती सूची का प्रावधान है। 246(1) में क्या है? संघ सूची। अगर आपसे कभी पूछा जाए संघ सूची कौन से आर्टिकल में है, तो 246(a) में। उसके बाद 246(2) में क्या है? 246(2) में क्या है? समवर्ती सूची। ठीक है, इसको क्लॉज बोलते हैं। 246 क्लॉज 2, 246 क्लॉज 1, तो ये क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची का प्रावधान किसमें है? 246(2) में। उसके बाद 246(3), इसमें क्या है? राज्य सूची का प्रावधान दिया गया है। तो 1 में संघ सूची, 2 में समवर्ती सूची और 3 में राज्य सूची, और आर्टिकल सेम है 246, तो हमें याद रखना है। उसके बाद 248 में अवशिष्ट सूची दे रखी है, या जिसे कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां, और अवशिष्ट शक्तियों पर जो कानून बनाने की शक्ति है वो किसे दी गई है? तो संसद को। जो भी विषय ऐसे हैं जिनको इन तीनों में नहीं स्थान मिला है, तो वो अवशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं, और उन पे कानून कौन बनाएगा? संसद। आगे देख लेते हैं हम इनके विषयों को। अगर हम बात करें अनुच्छेद 246(1) संघ सूची की, तो इसमें पहले तो हमारे कितने 97 विषय थे, जो कि वर्तमान में कितने हो गए हैं? 100 विषय। इनमें से कुछ विषय इधर उधर हुए हैं जो पहले थे उनसे। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट विषय होते हैं ये पूछ लिए जाते हैं। एक तो ये आपके अर्थशास्त्र में जो इकोनॉमिक वाला पार्ट मतलब पोर्शन होता है इकोनॉमिक्स का, उसमें पूछा जाता है, और बाकी संविधान वाले पोर्शन में तो पूछे ही जाते हैं। तो एक तो हो गया रक्षा, ये हमारा किसमें? संघ सूची में। विदेश हो गया, रेल, परमाणु, अंतरिक्ष, मुद्रा। उसके बाद बीमा हो गया, बैंक, संचार, जल परिवहन, लाइट हाउस, स्टॉक मार्केट हो गया, इनकम टैक्स जितना भी हो गया, हवाई परिवहन, सीमा शुल्क, व्यापार कर और कच्चा तेल क्षेत्र। तो ये मुख्य विषय हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी रहती है। तो इनको हमने किसमें दे रखा है? इसको संघ सूची में। ठीक, उसके बाद आती है हमारी समवर्ती सूची की बात कर लेते हैं। तो समवर्ती सूची अभी हमने देखा आर्टिकल 246(2) में दे रखी है। इस सूची के विषयों को कानून बनाने की शक्ति दोनों को होती है, केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी। ठीक है, इसीलिए इसको समवर्ती सूची बोलते हैं। इसके जो प्रमुख विषय हैं उनको देख लेते हैं। एक तो शिक्षा हो गया, क्योंकि शिक्षा दोनों के महत्व का विषय है। शिक्षा भारत के महत्व का विषय है, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। वन तथा वन्य जीव, इनकी रक्षा भी राज्य और केंद्र दोनों कर सकते हैं, मतलब समवर्ती सूची का विषय है। मापन हो गया या दिवालियापन संबंधी कानून हो गया। ठीक है, राज्य सूची से समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन से 1976 से यह प्रतिस्थापित किया गया।
जो दिवालियापन संबंधी कानून होता है, कोई दिवालिया हो जाता है व्यक्ति, ठीक है, कर्ज में डूब जाता है उस तरह से, तो ये राज्य सूची का विषय था और इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया कि इस पे राज्य अपनी मनमानी ना करे और उस पे कानून कौन, केंद्र भी बना सकता है। और ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद बिजली हो जाता है, बंदरगाह हो गया, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन हो गया, शादी, तलाक, उत्तराधिकारी संबंधी कानून, तो ये सब भी किसमें है, समवर्ती सूची में दे रखे हैं। आईपीसी 1860 में भारतीय दंड संहिता तथा नागरिक संहिता के विषय, जो भारतीय दंड संहिता है और नागरिक संहिता, उसके जो विषय हैं उनको भी, वो जो सभी विषय हैं उनको किसमें दे रखा है, समवर्ती सूची में। किताब हो गया या अखबार हो गया, ठीक है, पुरातात्विक इमारतें, अंतर्निर्देशीय परिवहन, ये सब विषय जो इंपॉर्टेंट हैं ये हमारे समवर्ती सूची में दे रखे हैं। आगे बात कर लेते हैं हम राज्य सूची पर। और राज्य सूची पर पता है कौन कानून बनाएगा, राज्य सूची पर कानून बनाएगा राज्य, ठीक है, राज्य को राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। और समवर्ती सूची 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, समवर्ती सूची में कुछ विषय इधर उधर किए गए थे, तो वो वैसे ये राज्य सूची के विषय हैं। और विषय कौन कौन से हैं प्रमुख, उनको देख लेते हैं। एक तो कृषि हो गया, उसके बाद जल संसाधन, पुलिस हो गया, स्वास्थ्य स्वच्छता हो गया, स्थानीय शासन, पंचायत नगर पालिका हो गया, राज्य में स्थित तीर्थ स्थल हो गए, जो भी राज्य में तुम्हारे तीर्थ स्थल है उनकी जिम्मेदारी भी किस पे है, राज्य सरकार पे। कृषि पर कर हो गया, ये कौन लेगा, राज्य सरकार, ये इकोनॉमिक्स में बहुत पूछा जाता है। जल हो गया, मछली हो गई, टोल टैक्स हो गया और विज्ञापन कर। तो ये जो विषय थे इनको पॉलिटी में तो पूछा ही जाता है, बाकी इकोनॉमिक्स में ज्यादा पूछा गया है। फिलहाल तो आपको तैयारी करने, चाहे आप पॉलिटी में करें चाहे इकोनॉमिक्स में, तो इनको आप याद कर लीजिएगा, 2-3 बार इसको देख लीजिएगा, लिख के देख लीजिएगा एक बार, तो ये आपको याद हो जाने वाले हैं। क्योंकि वैसे कॉन्सेप्चुअल विषय हैं, आप थोड़ा दिमाग लगा पाएंगे कि हाँ इस पे कौन बना सकता है, राज्य बनाएगा कि केंद्र, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि हाँ कृषि आपको पता है कि राज्य सरकार में होती है, राज्य उस पर रेगुलेट कर सकता है और उसका जो कर होगा वो भी कौन लेगा, राज्य। तो ये चीजें हैं याद रखने की, आप थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा के भी दिमाग से सवाल को हल कर सकते हैं। उसके बाद अवशिष्ट सूची किसमें दे रखी है, 248 में। अभी हमने देखा था पीछे भी, अवशिष्ट सूची का मतलब क्या हुआ, जिनपे ना राज्य बना सकता है कानून, ना केंद्र बना सकता है, ना समवर्ती सूची में है वो, तो वो उनको हमने किसमें डाल दिया, अवशिष्ट सूची में। और इस पे कानून कौन बनाएगा, केवल संसद। संसद को ये अधिकार है कि अवशिष्ट शक्ति के किसी विषय पर वो कानून बना सकती है। ऐसे विषय जो तीनों सूचियों में नहीं है उन्हें सिर्फ इसी सूची में रखा गया है, ठीक है, इसमें अवशिष्ट सूची में। इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे हार्डवेयर हो गया, सूचना और प्रौद्योगिकी हो गया, जो आईटी सेक्टर होता है, ठीक है। तो ये सब विषय किसमें दे रखे हैं, ये हमारे विषय आते हैं अवशिष्ट सूची के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, 8वीं अनुसूची की अगर हम बात कर लेते हैं, हमने 7वीं अनुसूची को पूरी तरह समझ लिया, उसके जो विषय होते हैं तीनों, कौन कौन सी सूचियां होती हैं उनको भी जान लिया। इसमें 343 से 351 आर्टिकल, ठीक है। और इसमें क्या है, भाषा संबंधी अनुसूची है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में क्या दे रखी है, हमारी भाषाएं दे रखी है, और इसमें 22 भाषाओं का जिक्र है। पहले जो हमारा संविधान था, जिसे कहते हैं हमारा प्रारंभ में जो संविधान था, उसमें कितनी भाषाएं थी, तो उसमें 14 भाषाएं थी केवल। अब भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है, 22। तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त। अब यहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं, पहले जो 14 थी उसके बाद कितनी हो गई हैं, 22। तो हमारी कितनी भाषाएं बढ़ जाती हैं, 8 भाषाएं बढ़ी हैं। और वो कौन कौन सी, उनको हम देख लेते हैं। तो पहली तो हमारी भाषा आती है सिंधी, और सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक। तो इनको हमें याद रखना है, सिंधी को कब जोड़ा गया, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है, इसको आप नमक से याद रख सकते हैं, ना, मा और का। ना से नेपाली हो जाएगा, उसके बाद मा से मणिपुरी हो जाएगा, और का से कोंकणी हो जाएगा।
तो ये तीनों भाषाएं आपकी नमक याद रख सकते हैं। और ये 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये हमारी 3 भाषाएं और 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद 4 भाषाएं और जोड़ी जाती हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 2-3 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो ये याद हो जाएगा। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 के द्वारा ये भाषाएं जोड़ी जाती हैं। और इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कौन सी भाषा कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई, ये पूछा जा सकता है, या फिर कौन सी भाषा जोड़ी गई थी और कौन सी भाषा पहले से थी, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। अगर पूछा जाए भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो राष्ट्रभाषा हमारी कोई भी नहीं है, जो भी है वो राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। अंग्रेजी इन 22 भाषाओं में नहीं है। जो हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दे रखी हैं उनमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। उसके बाद 2011 में उड़ीसा जो भाषा थी, ठीक है, इसको ओडिया कर दिया गया। उस उड़ीसा पहले इसको भाषा थी, उसका नाम ओडिया भाषा कर दिया गया है और इसको 2011 में किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है और अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है। बाकी एक बार आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो भी भाषाएं। आगे बढ़ते हैं, 9वीं अनुसूची पे आते हैं। 9वीं अनुसूची में क्या दे रखा है? 9वीं अनुसूची में दे रखा है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ये अनुसूची जोड़ी जाती है, ठीक है। और इसमें भूमि सुधार से संबंधित हमारे प्रावधान दे रखे हैं, ठीक है। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान। तो यही पूछा जाता है, 9वीं अनुसूची कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि भूमि सुधार के संबंध में प्रावधान किसमें दे रखे हैं, तो 9वीं अनुसूची में दे रखे हैं। यदि किसी कानून को 9वीं अनुसूची में रखा जाता है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है, परंतु 2007 के कोहलो केस के बाद और ये 24 अप्रैल 1973 के बाद, ठीक है। तो पहले क्या था कि इसमें जो विषय आता था, जो भी कानून को अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता था तो उसको न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता था, परंतु 2007 के कोहलो केस के बाद क्या हुआ? ऐसा नहीं, अब उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम 10वीं अनुसूची की। तो ये दल बदल से संबंधित है और ये काफी बार पूछी गई। दल बदल विरोधी कानून के बारे में उपबंध किसमें है? 10वीं अनुसूची में। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा ये अनुसूची जोड़ी जाती है। उसके बाद हम 11वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। तो 11वीं अनुसूची में क्या दे रखा है हमारा? 73वां संविधान संशोधन 1992 बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर किसी राज्य स्तर का कोई एग्जाम होता है तो ये क्वेश्चन पूछना बहुत ही आम बात है और पूछा ही जाता है। पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, इसमें क्या है? पंचायती राज व्यवस्था, कैसे हमारे ग्राम पंचायतों का जो गठन है, पंचायती राज का विकास कैसे हुआ, उस सब का प्रावधान किसमें है? हमारी 11वीं अनुसूची में है, पूरा पंचायती राज, ठीक है। इसमें 29 विषय होते हैं। कितने विषय होते हैं? 29 विषय का प्रावधान किसमें है? डाला गया है 11वीं अनुसूची में। और ये 243 G6, ठीक है, या तो G या 6, 243 6G, ये किसमें? अनुच्छेद में इसका प्रावधान है। आगे बात कर लेते हैं, 12वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं और ये हमारी अंतिम अनुसूची है। इसमें 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे जोड़ा जाता है और इसमें हमारी नगर पालिका, नगरीय निकाय जो भी होते हैं उनको शामिल किया गया है। उनका प्रावधान किसमें है? नगर पालिका या नगर निकाय का प्रावधान है 12वीं अनुसूची में, याद रखेंगे। इसमें हमारे 18 विषय शामिल हैं, ठीक है। कितने विषय हैं? 18 विषय शामिल हैं और 243वां इसमें इसका प्रावधान किया गया है। तो ये हमारी कुछ अनुसूचियां हो गई जिनको हमने समझ लिया। हमारी 12 अनुसूची और संविधान का स्ट्रक्चर कैसा था, किसने किसने उसके डिजाइन करने में योगदान दिया था, इन सब चीजों को हमने समझ लिया। अगली जो क्लास आएगी हमारी, उसमें हम प्रस्तावना को समझेंगे और हमारे जो संविधान के स्रोत थे उनको जानेंगे कि कहाँ से कौन सा प्रावधान लिया गया है, किस देश के संविधान से या 1935 के अधिनियम से कौन से हमने प्रावधान लिए हैं, या कौन सभी देशों से जो प्रावधान लिए गए हैं उनको हम जानेंगे और प्रस्तावना के बारे में समझने वाले हैं।
तो आज की वीडियो में हमने जान लिया अनुसूचियों को और स्ट्रक्चर को। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा, और ये जो सीरीज चल रही है अगर आप इससे जुड़े रहेंगे तो आप पॉलिटी में अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि हम चीजों को सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं और इसमें जो बुक रेफर कर रहे हैं वो लक्ष्मीकांत के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपको शायद वो बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन चीजों को भी धीरे धीरे हम समझते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।